माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को। सो वी ऑल नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इतना तो सबको पता है, बट प्रेजेंट टेंस को आगे डिवाइड किया जाता है 4 टाइप्स में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट को भी आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड इन द सेम वे फ्यूचर टेंस को भी 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न what are present indefinite tenses. So बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाउ वी विल नो कि एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, क्या है। मान लो हिंदी में कोई लाइन लिखी हुई है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एंड सेकेंड इज पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। सिंपल से एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में जाना है, लाइन के एंड में जाना है। यहाँ लाइन के एंड में अगर आप देखो ते हैं और यहाँ रहे हैं, तो ये जो एंडिंग होती है ना हिंदी में लाइंस की, ये हमें बताती है कि इंग्लिश में वो किस टाइप का टेंस बनेगा। जब लाइन के एंड में ता है, ते है, ती है, ता हूं, इस तरीके से लाइन की जब एंडिंग होती है तो वो होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। क्लियर? लाइन की एंडिंग अगर इस तरीके की सेंस में कि मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाती है, क्लियर, वह रोज घर से स्कूल जाती है, या वह रोज मंदिर जाती है, तो ये जो ता है, ते है, ती है, ता हूं, इन पर जब लाइन एंड हो, समझ जाओ कि इंग्लिश में वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, प्रेजेंट की कैटेगरी में तो जाएगा ही, लेकिन प्रेजेंट की चारों में से कौन सी कैटेगरी है, वो इंडेफिनिट। क्लियर? ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। अगर लाइन के एंड में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरीके की सेंस अगर आपको देखने को मिले, देन वी विल से इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इस पर बाद में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि कैसे इंग्लिश अगर हमें किसी की लाइन की बनानी है, सो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा वो किस टाइप का टेंस होगा। फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है, फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंग्लिश कैसे बनती है वो समझना होगा। कैसे बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंग्लिश बनाने के लिए, आपको या तो लगानी है फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म में लगाना है एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन यानी कि सिंगल चीज। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब ये लिखने के बाद ये उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको लिखेंगे। क्लियर? अब जो ये काम हो रहा है उड़ना, इसकी इंग्लिश होती है फ्लाई। क्लियर? अगर मैं फ्लाई देखूं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म इज फ्लू एंड थर्ड फॉर्म इज फ्लोन। क्लियर? दिस इज सेकंड फॉर्म एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो आपको कौन सी फॉर्म लगानी है अगर आपको इंडेफिनिट बनाना है प्रेजेंट में? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी कि यही फॉर्म लगानी है। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म। ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, उड़ने का। काम क्या हो रहा है, उड़ने का। उड़ने का काम बर्ड्स कर रही हैं, तो वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं,
तो वर्ब अब हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगानी है फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। क्लियर? लगा दिया हमने। फ्लाई, उसके बाद उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन द स्काई। इन द स्काई। एक और एग्जाम्पल, इसी को अगर मैं लिखूं, पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है। अब लास्ट में क्या है? ता है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब एक ही बर्ड है ना, उड़ता है, एक ही पक्षी है, तो अब बर्ड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? द बर्ड, क्योंकि एक ही पक्षी है। और जब एक वचन होगा यानी कि सिंगल चीज होगी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आएगा। तो अब ये जो फर्स्ट फॉर्म थी ना, ये नहीं आएगी, इसमें आपको एस या ईएस भी लगाना है। फ्लाई के साथ क्या लगता है? ईएस। सॉरी, फ्लाई के साथ क्या लगता है? ईएस। वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है और ईएस बन जाता है, फ्लाइज। फ्लाई का प्लूरल जो है, सॉरी, फ्लाई में अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे तो वो आपका वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ईएस लगेगा। क्लियर? डू जो होता है, डू में भी क्या लगता है? ईएस लगता है। गो जो है, गो में भी क्या लगता है? ईएस लगता है। लेकिन अगर स्लीप है, स्लीप के साथ क्या लगेगा? एस। कुछ वर्ब्स में एस लगता है, कुछ में ईएस लगता है। वो आपको अपने आप जब लर्न भी किए होंगे, छोटी क्लासेस में करते हैं ये, तो नहीं किए तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो द बर्ड फ्लाइज कहाँ उड़ता है? आकाश में। इन द स्काई। क्लियर? डन। नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना पकाती है। वह खाना पकाती है। लास्ट में क्या आया है? ती है। अब ये ती है देखकर मुझे क्या समझ में आया? दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मुझे इंग्लिश बनानी आती है। इंग्लिश बनाने का मतलब या तो ये यूज करना है या ये यूज करना है। तो यहाँ काम हो रहा है पकाने का, और ये काम जो कर रहा है वो है आपका सब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? काम को करने वाले को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? वह। पकाती है यानी कि ये कोई गर्ल है। गर्ल के लिए वह की इंग्लिश होती है शी, और बॉय के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। दिस इज फॉर बॉय। अब पकाती है तो वो एक गर्ल है तो क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगानी है? ये वर्ब लगानी है, या तो ये या ये। अब वह पकाती है, एक ही लड़की है ना, एक ही पर्सन काम कर रहा है, तो ये एक वचन वाला केस है। तो यहाँ पर आपको जो ये पकाना है, काम क्या हो रहा है आपका? पकाने का। इसी को वर्ब बोलते हैं। जो काम हम कर रहे हैं वही आपकी वर्ब है। पकाने की इंग्लिश होती है कुक। तो अब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा के छोड़ दूं या एस या एस भी लगाऊं? लगाऊंगी एस या एस, क्योंकि काम को जो कर रहा है वो एक ही पर्सन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कुक्स। फर्स्ट फॉर्म कुक होती है, कुक की सेकंड फॉर्म इज कुक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कुक्ड। क्लियर? अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड भी नहीं लगानी, थर्ड भी नहीं लगानी। कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वचन वाला केस है। एक वचन, काम को करने वाला क्या है? एक वचन, यानी कि एक ही पर्सन है, सिंगुलर है। क्लियर? इतनी हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हर किसी को समझ आए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। तो शी कुक्स। अब पकाती है तो कुछ ना कुछ तो पकाती है। क्या पकाती है? खाना। ये मैंने खानी कहाँ से लिख दिया अभी? तो वह खाना पकाती है। तो अब यहाँ पर खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। क्लियर? तो ये हो गई इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो सिंपल, है ना? तो ये है कि कैसे आपको हिंदी में डिसाइड करना है कि इसकी इंग्लिश
कैसे बनेगी, कौन सा रूल अप्लाई होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टेंस। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ता हूँ, इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले काम को कौन कर रहा है, मैं, तो आपका सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई। क्लियर? अब जो काम हो रहा है, ठीक है, काम क्या हो रहा है आपका, पढ़ना, यही आपकी वर्ब है। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, पढ़ने की इंग्लिश क्या है, रीड। बुक पढ़ना, कुछ देखकर पढ़ना, उसको हम रीड बोलते हैं, तो रीड। अब यहाँ पर आई जो है तो वो सिंगुलर यानी कि एक वचन, लेकिन आई इस रूल को फॉलो नहीं करता। आई सिंगुलर है लेकिन उसमें एस नहीं लगता वर्ब के साथ, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। क्लियर? तो आई के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसमें कोई एस नहीं लगेगा। क्लियर? आई को छोड़ के बाकी सब में फॉलो करना है ये रूल। तो आई रीड, अब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पुस्तक, अ बुक, आई रीड अ बुक। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है, जो आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ का पढ़ रहे हो, ये तो आपका काम है, लेकिन क्या पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो ना, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर पका रही है तो कुछ ना कुछ तो पकाती है ना, वो जो चीज़ पकाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती वो रोटी पकाती है, चावल पकाती है, तो वो रोटी या चावल हम यहाँ पे लिखते। ठीक है? अभी यहाँ पर वो क्या पकाती है, खाना, तो ये जो खाना है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पर वो पढ़ता है, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ता तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर लिखती, अगर वो स्टोरी पढ़ता तो मैं यहाँ स्टोरी लिखती। तो जो चीज़ वो पढ़ रहा है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? समझ आ गया? तो दीज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। अब ये तो सिंपल है, अगर मुझे इनमें क्वेश्चन ऐड करना है या नोट लगाना है, देन हाउ द थिंग्स विल गो, तब क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं तब क्या करेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर इसी को मैं लिखूं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, तो पहले तो काम पढ़ने का हो रहा है और कौन पढ़ रहा है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, आई। पहले तो यही लिख देंगे। क्लियर? अब जो ये नहीं है ना, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोट। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट नहीं आता, कभी भी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप अगर अपना रूल देखो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगती ही नहीं, उसमें डायरेक्ट क्या लगाते हैं हम, वर्ब लगा देते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे इज हो गया, एम है, आर है, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, विल, शेल, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है? इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमने जो रूल लिखा उसमें हेल्पिंग वर्ब्स तो कहीं है ही नहीं। आई थिंक ये आपको नज़र नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने लिखा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि सबको नज़र आए। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो आपके पास कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रूल में मैंने लिखी ही नहीं, रूल में तो सिर्फ वर्ब की बात हो रही है। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है ना तो नोट नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको इसी में नोट भी लगाना है, लास्ट में ताहूं क्या बताता है, दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो
लगते ही वर्ब है सीधा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधा वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती, तो नोट कैसे लग सकता है? हाउ वी विल अप्लाई नोट? तो यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब उठानी पड़ेगी, इनसे अलग कुछ हेल्पिंग वर्ब, वो हम क्या उठाएंगे? या तो डू या फिर डज। अब डू उठाएंगे या डज उठाएंगे, इसका रूल क्या है? जब फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना होता है, एस या ईएस, तो हम डू में क्या लगा देंगे? ईएस। यानी कि जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सिंगुलर, उस केस में आपको ईएस वाली हेल्पिंग वर्ब उठानी है। और जब आपको सिर्फ सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या यूज करोगे? डू, बिना एस या ईएस वाली। एग्जाम्पल देखो, आई के साथ आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस या ईएस तो नहीं लगाया, तो इस केस में जब हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो वो क्या यूज करोगे? डू। क्लियर? अब यहाँ पर शी के साथ आपने क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस लगा है ना, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? ईएस वाली, डू के साथ ईएस। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही पर्सन काम को कर रहा है या एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, तो आपको डज चूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आपको डू हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। क्लियर? अब आई जो है, मैंने आपको बोला था आई के साथ सिंगुलर प्लूरल वाला रूल फॉलो नहीं होता, आई के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई एस या ईएस नहीं लगेगा वर्ब में जब आपका आई होगा। आई के केस में इस रूल को भूल जाओ, याद रखो आई के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? कोई एस या ईएस नहीं आएगा। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? बिना एस या ईएस के। तो आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से क्या चूज करेंगे? डू को चूज करेंगे। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब आप नोट लगा सकते हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नोट। ऑर्डर रहता है हमेशा, अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों यूज करनी है ना, तो पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी। अब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने नोट लगा दिया। अब किसका नंबर है? आपकी वर्ब का। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश रीड। क्लियर? क्या पढ़ता है? एक बुक। क्लियर? समझ आ गया? अगर नोट ना हो और आपकी लाइन में हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे फिर वर्ब लगाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नोट भी आ गया तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी आपकी? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पहले सिंगुलर वाला देख लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, लास्ट में क्या है? ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने यहाँ नोट भी लगा दिया। नहीं, अब इसकी ट्रांसलेशन करो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाएंगे द बर्ड, द बर्ड। फिर क्या आता है? वर्ब आती है हमारी, अगर मैं सिंपल बात करूं तो। क्लियर? यहां पर सिंगल है, ये क्या लिखे जा रही हूं मैं? द बर्ड। अब एक ही पक्षी है तो वर्ब में क्या आएगा? एस या ईएस। फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज। क्लियर? अब मुझे नोट भी लगाना है। नोट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्लियर? अब जब एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी है? डज लगानी है, और डज के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। क्लियर? अब जब आपने डज लगा दिया ना, तो यहाँ ये ईएस ऑलरेडी लग गया, तो यहाँ जो आपकी वर्ब थी ना, उसमें से ईएस हट जाएगा। अब जब आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, फिर तो आपको यहाँ लगाना पड़ रहा था एस या ईएस। अब आपका जो ये वर्ब वाला एस या ईएस था ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब में एडजस्ट कर दिया हमने। अब आपको जो वर्ब है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर? नोट आपका लग गया किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद इन द स्काई, इन द स्काई। अगर मैं इसी की प्लूरल फॉर्म बनाऊं, पक्षी
आकाश में नहीं उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं। अब ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ट्रांसलेशन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म उड़ने की क्या होगी, फ्लाई। लेकिन मुझे नॉट लगाना है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती, तो मैं डू या डज में से चूज कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारे पक्षी यहाँ उड़ते हैं, इसका मतलब काफी सारे पक्षी है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्ड्स आएगा। द बर्ड्स, अब बर्ड्स के लिए मैं क्या लगाऊंगी, डू लगाऊंगी, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब हेल्पिंग वर्ब मेरी डू आ गई, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट इन द स्काई। क्लियर? तो शी कुक्स फूड, इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन, इसमें अगर नोट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, तो हेल्पिंग वर्ब क्या चूज करेंगे शी के लिए, डज, सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या अप्लाई करेंगे, नॉट अप्लाई करेंगे। अब नॉट अप्लाई करने के बाद यहाँ अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, डज नॉट। अब आपको जो वर्ब लगानी है, वैसे तो SAIS लगता है वर्ब में, लेकिन वो अब यहाँ एडजस्ट हो गया, तो अब सिर्फ आपको क्या लगाना है, कुक, आफ्टर दैट फूड। क्लियर? सो दीज आर द ट्रांसलेशंस। आई होप इंडेफिनिट टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने किए ओनली सिंपल, जिनको हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या क्या वह खाना पकाती है। ये जो क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।